हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के आंसर पेपर सेट 2024 का। ठीक है, सेट पहला है और कोड है 346 या FS। तो इसका खंड आ का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। जो पहला क्वेश्चन का है, देखिएगा। ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट में 2 m e। सेकंड लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट में m e। थर्ड लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 m e अपॉन h। फोर्थ लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट में m e अपॉन h। तो देखिएगा, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आप जानते हो। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू होता है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है h अपॉन p। या जापान क्या होता है, पी होता है। और आप जानते हो कैपिटल ई इक्वल टू होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और ये भी आप जानते हो कि के इक्वल टू होता है, अर्थात आप जानते हो कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, ई के। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है एनर्जी के, ई के। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ ऑफ हो जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, समान रख दीजिएगा, ई इंटू वी हो जाएगा। यहाँ से वी इक्वल टू हो जाएगा 2e वी अपान हो जाएगा क्या, एम के। अपान क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2e v अपॉन एम। ठीक है, आप हो जाएगा 2e कैपिटल V अपॉन एम के। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो अंडर रूट एम को लिख सकते हो अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम। ठीक है, 2e v अपॉन अंडर रूट एम। अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 2me v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो पी का मान समीकरण 1 में रखिएगा। तो यहाँ से आप समीकरण 1 में रखिएगा तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट में 2me v। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले के का फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा क्वेश्चन, खा देखिएगा। खा क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो देखिए धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। अब बताइएगा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध I इक्वल टू होता है NEA VD। तो यहाँ से VD इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा VD इक्वल टू N, देखिए VD इक्वल टू I अपॉन NEA हो जाएगा। आप जानते हो J इक्वल टू होता है I अपॉन AK। तो यहाँ से हो जाएगा VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए I अपॉन A को लिख सकते हो आप J। यहाँ से J अपॉन NE हो जाएगा। ठीक है, J इक्वल टू होता है सिग्मा E के बराबर। ठीक है, J इक्वल टू होता है सिग्मा E। तो यहाँ से VD इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E अपॉन NE। तो यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन NE जो है वह कांस्टेंट है। तो यहाँ से VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो E के। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो E के। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन गा वाला देखिएगा। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होता है वह क्या होता है, परवल। देखिए पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है परवलयाकार, तीसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार, चौथा ऑप्शन है अति परवलयाकार। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परवलयाकार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा घ वाला क्वेश्चन, इसकी फोकस दूरी अधिकतम है। ऑप्शन पहला है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा है लाल प्रकाश के लिए, चौथा है पीले प्रकाश के लिए। देखिए फोकस दूरी जो होती है अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के। और देखिए, और जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी लेंस अथवा प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ठीक है, उसमें जो तरंग दैर्ध्य होता है वह लाल रंग का सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी भी, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी सबसे अधिक होगी, क्या हो जाएगी, लाल रंग का सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए। ठीक है, लाल रंग के लिए ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है आपका तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, घ का तीसरा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल
धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी, केवल धारित्र हो, ठीक है। तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी, व्यय शक्ति देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है P = -1, दूसरा ऑप्शन है P = 0, तीसरा ऑप्शन है P = +1, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा इसमें जो शक्ति होता है P = होता है I Vrms इंटू cos फाई का, ठीक है, इंटू cos फाई के होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर देखिए धारित्र क्या है, क्या हो जाएगा, फाई = 90 हो जाएगा। तो यहाँ से P = हो जाएगा IRMS इंटू Vrms cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से P = हो जाएगा, P = 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए दो ठो आवेश हैं, यहाँ पर देख लीजिए, चलो दो आवेश हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर Q1 है, ये क्या है Q2 है और Q2 है, ठीक है। दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी मान लीजिएगा क्या है, स्मॉल r है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर ये वायु में रखा जाएगा तो इसका जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन वायु के लिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। देखिएगा माध्यम के लिए यहाँ से जो वायु के लिए दिया गया है कितना न्यूटन का बल कार्य करता है, 80 न्यूटन का, ठीक है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है। वायु में जब रखा जाता है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। आप 80 पर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान r, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, 80, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माध्यम के लिए, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप माध्यम के लिए, ठीक है, माध्यम के लिख सकते हो, के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान हो जाएगा r²। इसका मान कितना दिया गया है, 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, Q1 अपान Q2 अपान r², ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समीकरण 1 बना लीजिएगा, इसे समीकरण 2 बना लीजिएगा। समीकरण 1 को भाग कर दीजिएगा समीकरण 2 से, तो हो जाएगा 80, ठीक है, 80 बटे हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² अपान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r²। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के बचेगा। यहाँ से 80 अपान, ठीक है, 8, तो यहाँ से काट दीजिएगा, हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा देखिएगा के, तो के ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट देखिए के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा के, तो के इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 8 10 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, यही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसका आप इसके साथ ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं खंड बा पर, इसका आप इसके साथ ले लीजिए। देखिएगा खंड बा का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा के का क्वेश्चन देखिएगा। का क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेंस को जब वायु में रखा जाता है और उसी लेंस को यदि जल में डुबाया जाए तो उसका अनुपात क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू होता है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है। तो वायु के लिए देखिए, जब लेंस वायु में रहेगा तो 1/fa इक्वल हो जाता है ANG माइनस हो जाएगा 1 के, ठीक है। देखिए हवा के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। जब लेंस क्या है वायु में, उसके बाद 1/r1 हो जाएगा माइनस 1/r2 हो जाएगा। समीकरण 1 बना लीजिएगा इसे। उसके बाद जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी देखिए क्या हो जाएगा, 1/f लिक्विड लिख लीजिएगा या W भी लिख सकते हो आप। तो 1/f लिक्विड LNG क्या हो जाएगा, LNG, ठीक है, LNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। समीकरण 2 बना दीजिएगा। समीकरण 1 में से
2 को भाग कर दीजिए, समीकरण 2 को भाग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/FA, ठीक है, 1/FA अपान 1/FL इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा ANG -1, ठीक है, ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2 के हो जाएगा अपान LANG -1 1/R1 माइनस 1/R2 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके बाद देखिए 1/FA इंटू हो जाएगा 1/FA इंटू हो जाएगा, ठीक है, FL अपान FL अपान 1 इक्वल टू हो जाएगा ANG -1 अपान हो जाएगा LANG -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से FL अपान FA इक्वल टू हो जाएगा ANG -1 अपान LANG -1, यही अनुपात आ जाएगा। किसमें पूछा है? अनुपात पूछा है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डूबने पर फोकस दूरी का अनुपात। तो वायु में FA अपान FL इक्वल टू हो जाएगा LNG -1 अपान हो जाएगा ANG -1 के, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ख वाला क्वेश्चन, देखिएगा ख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो देखिएगा, तो आप लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है, 13.6 वोल्ट होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव जो होता है वह 13.6 वोल्ट होता है। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन देखिएगा, गा वाला क्वेश्चन, गा वाला है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमीय सूत्र लिखिए। विद्युत चालकता, ठीक है, गा वाला है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमीय सूत्र लिखिए। तो देखिएगा विद्युत चालकता, देखिएगा विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध के, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा विद्युत चालकता अर्थात सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/प्रतिरोध, 1 क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप सब कह सकते हो सिग्मा इक्वल टू 1/r, सिग्मा इक्वल टू क्या कह सकते हो, 1/r, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है, देखिए आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसे क्या कहते हैं, मोह कहा जाता है। इसका बीमीय सूत्र देख लीजिएगा, इसका बीमीय सूत्र जो होता है, बीमीय सूत्र, तो देखिए 1/r, ठीक है, 1/r होता है। तो आर v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है आई आर के, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा v/i के, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/i के हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/r, r का मान क्या है, v/i हो जाएगा, ठीक है। i को ऊपर कीजिएगा, i ऊपर चला जाएगा, i/, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए i/v का मान होता है, W/Q, W/Q0 ना, विभव जो होता है W/Q0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा W/Q0, ठीक है। तो यहाँ से Q ऊपर चला जाएगा, I/Q0 हो जाएगा W, ठीक है। अब यहाँ से देखिए I का जो बीमीय सूत्र होता है वह A होता है, ठीक है, और Q का जो बीमीय सूत्र होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I T के। तो यहाँ से हो जाएगा I का बीमीय सूत्र A T हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा A T,
अपान हो जाएगा, देखिएगा AT अपान हो जाएगा यहाँ से W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है F इंटू यस के, ठीक है, F इंटू यस के होता है। और F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है एम ए के, तो एम ए इंटू यस हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एम ए इंटू यस। तो यहाँ से देखिएगा इसका हो जाएगा A2, यहाँ से हो जाएगा T अपान हो जाएगा, देखिएगा एम का एम हो जाएगा निम्न सूत्र, और ए का क्या होता है LT-2 हो जाएगा, और यस का क्या होता है यल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या A2T अपान एम L2T-3 हो जाएगा, सॉरी T-2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इन सबको ऊपर लेकर जाइए, इन सबको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो M-1 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद L-2 हो जाएगा, उसके बाद देखिए T की पावर 2 है, यहाँ पर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक T है तो T³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा A2 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। तो विद्युत चालकता का जो विमीय सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा M-1 L-2 T3 A2, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क और ख, ठीक है, समाप्त हो गया। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप क ख और ग, ठीक है, दूसरा का क ख और ग समाप्त हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दूसरा का घ, देखिएगा घ क्वेश्चन। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अमीटर वर्ग माध्य मूल को, ठीक है, किसको वर्ग माध्य मूल को व्यक्त करता है। अमीटर वर्ग माध्य मूल को व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंगा वाला क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा का अंगा, देखिएगा लिखा है इसमें, क्वेश्चन दिया गया है होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए और होल पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो होल जो होता है उसे हम कोटर भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होल पर आवेश, ठीक है, होल पर आवेश इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत पीएन संधि का संकेत इस तरह से होता है, ठीक है। ए है पी, ए है एन, इसे कह सकते हैं पीएन संधि। तो पीएन संधि का संकेत ए है, ठीक है। और होल्स पर आवेश जो होता है वह कितना होता है, वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसे हम साइड कर देते हैं, साइड देते हैं मतलब कि रंग देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसमें दिया गया है रेडियो तरंगों एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंग की आवृत्ति अधिक होती है कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, किसकी तरंग अधिक होती है। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो होता है वह सबसे अधिक होता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह रेडियो तरंगों की अपेक्षा में अधिक होती है। तो आप लिख सकते हैं सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, लिख सकते हैं आप 4, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा है सा, खंड सा है। खंड सा में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा के का वाला देखिएगा, तीसरा के का वाला उसमें है, तीसरा का है क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति को परिभाषित करना है और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो द्रव्यमान क्षति हेडिंग बनाइएगा, द्रव्यमान क्षति। तीसरा क्या है, द्रव्यमान क्षति है। तो लिखिएगा किसी नाभिक के द्रव्यमान
और उसके घटकों के घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा माना किसी नाभिक के द्रव्यमान यम परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। द्रव्यमान संख्या क्या है? A है। देखिए, यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, ठीक है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn हो तो कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? देखिए, Z तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा ZMP हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुल न्यूट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? कुल न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा A। देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या है? A है, तो A माइनस हो जाएगा क्या? A माइनस N के हो जाएगा। A माइनस Z के हो जाएगा। तो यहाँ से द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति इक्वल टू हो जाएगी क्या? डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ZMP प्लस हो जाएगा A माइनस ZMN माइनस हो जाएगा टोटल द्रव्यमान M के। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M इक्वल टू हो जाएगा क्या? देखिए, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस टोटल M के, ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्षति। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या पूछा है? और पूछा है बंधन ऊर्जा को प्रवेश कीजिए। तो बंधन ऊर्जा, तो हेडिंग में आएगा बंधन ऊर्जा, तो यहाँ पे लिखिएगा बंधन ऊर्जा। तो देखिए, जब कुछ न्यूट्रॉन और देखिएगा, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जब कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो यदि द्रव्यमान क्षति, तो लिखिएगा यदि द्रव्यमान
क्षति डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति क्या हो डेल्टा एम, तथा द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम तथा उसका वेग c हो तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा ई बी इक्वल टू हो जाएगा क्या डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा का समीकरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षेत्र कहा जाता है। तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उसके नाभिक के द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान क्या है, देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा जेड एम पी हो जाएगा, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए माइनस जेड हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी ए माइनस जेड हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। तो द्रव्यमान, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान ए हो जाएगा, और घटकों का द्रव्यमान ये हो जाएगा, और नाभिक के द्रव्यमान कैपिटल एम हो जाएगा। तो नाभिक के द्रव्यमान और घटकों के द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षेत्र कहा जाता है। तो एम डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी माइनस प्लस कोष्टक में ए माइनस जेड इंटू एम एन कोष्टक में माइनस हो जाएगा यम, ठीक है, यही हो जाएगा द्रव्यमान क्षेत्र डेल्टा एम। उसके बाद बंधन ऊर्जा, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान में कुछ ना कुछ क्षति होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, क्षति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यदि उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है यदि द्रव्यमान की क्षति जो हो डेल्टा एम हो और उसका वेग क्या हो सी हो। तो जो नाभिक में ऊर्जा प्राप्त होती है वह ई बी इक्वल टू प्राप्त हो जाता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा के खा वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा खंड सा में तीसरा के खा वाला क्वेश्चन देखिए। खा वाला क्वेश्चन है, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है, द्वि अवतल लेंस, ठीक है, बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता, ठीक है, कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता पी कष्ट कितना दिया गया है -2 अब 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर कितनी रखी जाए 2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65, क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है 1.6, तो यानी कष्ट कितना है 1.65 है, ठीक है, 1.65, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिएगा द्वि अवतल लेंस है, द्वि अवतल, ठीक है, तो दोनों तरफ ही क्या है अवतल लेंस है। तो यहाँ से अगर आप यफ निकालना चाहोगे तो यफ कष्ट क्या होता है 1/p होता है, यफ कष्ट क्या होता है p कष्ट क्या हो जाता है 1/f हो जाता है। तो यफ कष्ट क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो यफ कष्ट p का मान 1/p का मान है कितना -2.5, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डायोप्टर है तो ये हो जाएगा माइनस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज कीजिएगा तो यफ इक्वल टू -0.4, ठीक है, ए मीटर में है, मीटर में इसे क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.4 -0.4 गुणे 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यफ इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा -40 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा लेंस मेकर सूत्र से यहाँ से R1 इक्वल हो जाएगा -R के और R2 इक्वल हो जाएगा +R के। देखिए इसमें जो त्रिज्याएं हैं वह समान है। इसमें कहा है इस क्वेश्चन में कहा है, देखिए त्रिज्याएं लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता इतना हो जाए, ठीक है। जो त्रिज्याएं हैं वह क्या है समान है। तो यहाँ से R1 इक्वल टू कितना है R1 इक्वल हो जाएगा -R के, R2 इक्वल हो जाएगा +R के। तो लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है 1/f इक्वल होता है n-1 इंटू 1/R1 -1/R2 हो जाएगा, -1/ क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1/f का मान कितना है -40 इक्वल हो जाएगा n का मान कितना है, n का मान दिया गया है 1.65 -1/R, ठीक है, 1/, देखिए R1 का मान कितना है -R और R2 का मान कितना है, ठीक है, R है, R2 का मान R है। तो यहाँ से 1/-40 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से 0.65। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा R क्या है समान है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -2, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से r इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस के, माइनस और माइनस का हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 40 इंटू हो जाएगा 0.65 इंटू हो जाएगा 2 के, ठीक है। r इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, 10 का गुणा इसमें कीजिएगा तो 6 दशमलव इंटू हो जाएगा 6.5 के, r इक्वल हो जाएगा 8 × 45 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 × 48 48 और 4 कितना हो जाएगा, 48 और 4 52 हो जाएगा, 52, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 52.0, r इक्वल हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, r इक्वल हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। r इक्वल हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, तीसरा का खा। उसके बाद देखिएगा तीसरा का गा वाला क्वेश्चन देखिएगा। गा क्वेश्चन कहा है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनित स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अग्र अभिनित, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनित, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा अग्र अभिनित, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनित, अग्र अभिनित, अग्र अभिनित देखिएगा। तो यदि देखिए पीएन संधि में पी टाइप को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो जो परिपथ यहाँ पर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, पीएन संधि का अग्र अभिनित कहा जाता है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनित कहा जाता है। तो लिखिएगा, जब पीएन संधि डायोड को, जब पीएन संधि डायोड को पी प्रकार के अर्धचालक को, पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल को, बैटरी के धन टर्मिनल तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उसे पीएन संधि का अग्र अभिनित कहते हैं, तो उसे अग्र अभिनित कहते हैं, ठीक है। तो जब पीएन संधि डायोड का पी टाइप, पीएन संधि डायोड का ऐसे लिखिएगा, पीएन संधि डायोड का पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन टर्मिनल तथा एन टाइप अर्थात एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो जो वह पीएन संधि डायोड प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे अग्र अभिनित कहते हैं। तो जोड़िएगा, तो यहाँ से देखिएगा, ए पी है, ए एन है, ठीक है। पी में क्या रहते हैं, पी में कोटर रहते हैं, पी में क्या रहते हैं, पी में कोटर रहते हैं, और एन में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पी टाइप को किससे जोड़ा जाएगा, बैटरी के धन टर्मिनल से, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और एन टाइप अर्धचालक को किससे जोड़ा जाएगा, बैटरी के ऋण टर्मिनल से, धन टर्मिनल से जुड़ जाएगा, ये ऋण टर्मिनल से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा दीजिएगा कुंजी, यहाँ पर एक लगा दीजिएगा कुंजी, ठीक है। तो यही क्या है, अग्र अभिनित, ठीक है, अग्र अभिनित, अग्र अभिनित, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अमीटर के शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर उसके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिएगा। तो लिखेंगे, अमीटर में शंट प्रतिरोध को, अमीटर में शंट प्रतिरोध को, शंट प्रतिरोध को प्रतिरोध के मान को लिख लो, प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर
धारा के अमीटर की रीडिंग, धारा के अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, रीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण उसकी सुग्राह्यता, कम हो जाती है और परास बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो सुग्राह्यता होती है वह कम हो जाती है और जो परास होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर धारा के अमीटर की जो रीडिंग होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी सुग्राह्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसका परास क्या हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। कहते हैं रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद।